नमस्कार। मैं श्री शाह। बच्चों, आज हम वर्ग 8 के हिंदी पाठ्य पुस्तक का प्रथम पाठ ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। मैं सबसे पहले इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में बतला दूं। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। निराला अपने निराले व्यक्तित्व के कारण निराला कहलाए। इनका जन्म 1897 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर नामक गांव में हुआ था। इन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी का अध्ययन घर पर ही किए थे। ध्वनि कविता को पढ़ने से यह महसूस होता है कि पूरा कविता एक जवाब की भांति है। निराला जी अपने आलोचकों को कविता के माध्यम से जवाब देते हुए, करारा जवाब देते हुए लिखे हैं कि अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है। अब मैं कविता को पढ़कर बताऊंगा। आप लोग ध्यान से इस कविता के हर एक पंक्ति को देखिए ताकि आप लोग को इसका भावार्थ समझने में कोई परेशानी, कठिनाई न हो। कविता इस प्रकार है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। अर्थात निराला जी कह रहे हैं कि अभी मेरे कवि जीवन का अंत होने वाला नहीं है, अभी ही तो मेरी कवि जीवन का शुरुआत हुआ है। बसंत जैसे माहौल मेरे जीवन में आया है। हरे हरे ये पात, डालियाँ, कलियाँ, कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फिरूंगा निर्दित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। हरे हरे पात यहाँ नवजुगों का बोध करा रहा है। कवि कहता है कि मैं अपने कोमल हाथों को, अपने मृदुल हाथों को नींद से अलसाए हुए कलियों पर अर्थात नवजुवकों पर मैं अपने हाथों को फेरूंगा और उन्हें जागृत करूंगा, उनका मार्गदर्शक बनूंगा, उनको सही रास्ते पर लाने की चेष्टा करूंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं। यहाँ पुष्प पुष्प नवजुवकों को बोध करा रहा है, नवजुवकों का प्रतीक है कि अगर वे अलसाए हुए हैं तो और आलस की भावना उसके अंदर है तो मैं उनके अंदर से आलस की लालसा को खींच लूँगा, हटा दूँगा, ताकि वे सही मार्ग पर चलें और अपने जीवन में कुछ अच्छा करें। अपने नव जीवन का अमृत शहर सींच दूँगा मैं, द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। अर्थात कवि निराला जी कह रहे हैं कि अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है, अभी मेरे अंदर बहुत कवि जीवन का शेष बाकी है। अभी मैं अपने अच्छे कर्मों से बहुत कुछ कर सकता हूँ और करूँगा। बच्चों, मुझे आशा है कि मैं जो कविता का सारांश भावार्थ बतलाया वह आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अब मैं कविता से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मात्र 5 प्रश्न ही महत्वपूर्ण हैं, इसको मैं दिखा रहा हूँ। आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा
और इसे अभ्यास कीजिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में ये सब प्रश्न आते ही रहते हैं। कविता का पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। क्योंकि कविता में ही बताया गया है, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए कि अभी उसके मन में नया जोश और उमंग है, अभी उसे काफ़ी नए कार्य करने हैं, वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उभारना चाहते हैं। इस तरह से दूसरा प्रश्न भी आपके सामने है। तीसरा प्रश्न है कि कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। तो इसका जवाब इसमें है, इसको ध्यान से देखिए। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य, तंद्रा का मतलब होता है नींद, और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। वह उनको चुस्त, प्राणवान, आभावान और पुष्पित करना चाहता है, यानी कि नवयुवकों को खिला देना चाहता है, नवयुवकों को जागृत करना चाहता है। फिर इस कविता का चौथा प्रश्न है, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। आपस में चर्चा करने के लिए यह प्रश्न है। ऐसे मैं बता दूं, आपका प्रश्न सामने भी है, उत्तर सामने है, और मैं बता देता हूं कि इस तरह से भारत में तो ऋतुएं, मुख्य ऋतुएं 4 हैं, लेकिन किताबों में 6 ऋतुओं की चर्चा होती है। गर्मी, जाड़ा, बरसात, हेमंत, शिशिर और शरद। लेकिन सभी ऋतुओं में मनोहर ऋतु जो है बसंत होता है, क्योंकि बसंत को ऋतुओं का राजा कहते हैं। बसंत में चारों तरफ खुशी का माहौल, अच्छा वातावरण दिखता है, रहता है। पांचवा प्रश्न भी इसमें है, बसंत में ऋतु में आने वाले त्यौहार, पर्व त्यौहार कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में है। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मुझे आशा है कि यह कविता और इसका प्रश्न आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। मैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में इससे संबंधित जो व्याकरण है उसको लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।